नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे दैनिक विज्ञान के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि सीईटी 10+2 और पशु परिसर भर्ती के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है वंश, कुल, जाति, संघ। आपको बताना है जीवों की वर्गीकरण की जो इकाई है, इस इकाई में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, इनकी सबसे पहले क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इनकी सबसे पहले आता है जाति। सबसे पहले क्या आती है, तो सबसे पहले आती है जाति आती है, उसके बाद में वंश, कुल बनते हैं। जैसे देखिए बात करें, इस प्रश्न की बात करें, इसका व्याख्या करते हैं आपके सामने। तो आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का और क्रम की बात करें तो सबसे बड़ी इकाई आती है जगत। जगत से छोटी होती है संघ। संघ से छोटी होती है वर्ग। वर्ग से छोटी होती है गुण। गुण से छोटा होता है कुल। कुल से छोटा वंश और वंश से छोटी है जाति। तो यहाँ देखिए बात करते हैं, जाति को कहते हैं स्पीसीज, फिर आता है जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिलोम्स और किंगडम्स। तो कुल मिला के बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि जगत वर्गीकरण की सबसे सर्वोच्च इकाई है। आपको पूछे कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो बड़ी इकाई है जगत। यानी कि जीवों के वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी, तो जगत है। और अगर पूछे आपको निम्न इकाई कौन सी है, तब आपको बताना निम्न इकाई होती है जाति। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई पूछा था इसको सवाल के अंदर कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई है जाति। क्वेश्चन नंबर दूसरा अपनी स्क्रीन पर है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जिनकी पंच जगत का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन आता है आपके सामने। जैसे क्वेश्चन आता है पंच जगत का सिद्धांत, पंच जगत का सिद्धांत किसने दिया था, तब आपको साथ में बताना है। पंच जगत का सिद्धांत की बात करें तो ऑप्शन है ए कैरोलस लिनियस, ऑप्शन है बी हैकल, ऑप्शन सी है कॉपलैंड और ऑप्शन डी है RH हिटेकर या व्हीटेकर। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। पंच जगत का सिद्धांत दिया था RS व्हीटेकर ने। इसकी व्याख्या करते हैं तो देखिए जीव जगत के वर्गीकरण को निम्नलिखित वर्गों की प्रणाली में प्रस्तुत की गई है। जैसे देखो बात करते हैं दो जगत की, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछे दो जगत का सिद्धांत किसने दिया था, तो दो जगत का सिद्धांत दिया था कैरोलस लिनियस ने। अगर आपको पूछे कि तीन जगत का सिद्धांत किसने दिया था, तो तीन जगत का सिद्धांत दिया था हैकल ने। अगर आपको पूछे चार जगत का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार जगत का सिद्धांत दिया था कॉपलैंड ने। और अगर आपको पूछे पंच जगत का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था अपने RH व्हीटेकर ने। व्हीटेकर ने पंच जगत का सिद्धांत दिया। इसमें पहला जगत बताया, उन्होंने बताया था मोनेरो। क्या बताया था, मोनेरो। दूसरा उन्होंने बताया था प्रोस्टिटा। क्या बताया था, प्रोस्टिटा। तीसरा जगत बताया था पादप। चौथा बताया था कवक और पांचवा बताया था जंतु। तो ये पंच जगत के सिद्धांत है। पंच जगत का मतलब पहला जगत आता है मोनेरो, ठीक है। दूसरे जगत की बात करते हैं, व्हीटेकर ने दूसरा जगत बताया था प्रोस्टिटा को, प्रोस्टिटा। और तीसरा जगत बताया था उन्होंने पादप को, और चौथा जगत बताया था उन्होंने कवक को, और पांचवा जगत बताया था जंतु को। तो ये पंच जगत के सिद्धांत में आपको ध्यान रखना है। पहला नाम क्या आएगा, तो पहला नाम आएगा मोनेरो। मोनेरो के बाद में बात करते हैं तो दूसरा जगत, तो दूसरे जगत का नाम था प्रोटिस्टा। प्रोस्टिटा के बाद बात करते हैं तीसरी जगत की, तीसरा जगत है पादप। पादप के बाद चौथी जगत की बात करते हैं, चौथा जगत आता है कवक। कवक के बाद पांचवें जगत की बात करते हैं तो पांचवा जगत आता है जंतु। ये सिद्धांत दिया था आपके व्हीटेकर ने। किसने दिया था, व्हीटेकर ने। और यहाँ पर ध्यान रखें दो जगत कोरोलस लिनियस, तीन जगत हैकल, चार जगत कॉपलैंड, पांच जगत व्हीटेकर, ठीक है। अगला सवाल है, तीसरा सवाल आपके सामने है कि जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। यानी कि जंतुओं और पादपों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किस शाखा में पढ़ते हैं, पादप अनुक्रम में, वर्गीकी में, आकृति विज्ञान में या अनुवांशिकी में। जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जंतु जगत का वर्गीकरण,
तो होता देखो वर्गीकरण से आपको ध्यान रखना है, वर्गीकी, क्या ध्यान रखना है शब्द वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण किसमें होता है, तो वर्गीकरण में इसका सही आंसर रहेगा आपके सामने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकी। देखिए बात करते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की, तो देखो जीवों इनकी जंतुओं और पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी, इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी, हिंदी में नाम है वर्गीकी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया, वर्गीकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये तो आपके आता है आकृतिकी में, आकृतिकी में आता है वर्गीकरण की प्रक्रिया के बारे में, जिसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अगर आपको पूछे पारिस्थितिकी, इसे बोलते हैं इकोलॉजी, और अनुवांशिकी मतलब है जेनेटिक्स पर आधारित है। तो कुल मिला के बात करते हैं कि जीवों का वर्गीकरण किस पर आधारित है, तो आकृतिकी पर आधारित है, इनकी मॉर्फोलॉजी पर आधारित है, इकोलॉजी पर आधारित है और जेनेटिक पर आधारित है। और इन सब का वर्गीकरण किसके कौन सी शाखा में होता है, तो शाखा का नाम ध्यान रखना है आपको, उसका नाम है आपके सामने टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। एक बार मैं कलर चेंज करके इसको बता देता हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। तो यहाँ ध्यान रखना आप, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी ये शब्द आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण का अध्ययन शाखा में होता है, उसका नाम है टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। किसका अध्ययन, पादपों और जंतुओं का, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनोरो जगत में शामिल नहीं है। मोनोरो जगत में कौन सा जीव शामिल नहीं है, ऑप्शन है आपके सामने जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्म या कवक। इनमें से कौन सा जीव है जो मोनोरो जगत में शामिल नहीं है, तो जीवाणु मोनोरो जगत में शामिल है, नील हरित शैवाल ये भी शामिल है, माइकोप्लाज्मा ये भी शामिल है, कवक मोनोरो जगत में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए बात करते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की, तो देखिए बात करते हैं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा ये तो आते हैं मोनोरो जगत में आते हैं। किस में आते हैं, मोनोरो जगत में आते हैं। मोनोरो जगत साथियों क्या है, तो मोनोरो जगत में आते हैं एक कोशिकीय जीव, जिसका जिसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। एक कोशिकीय जीवों को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं, क्योंकि इसमें केंद्र का क्या होता है, कोशिका के अंदर केंद्र का अभाव होता है। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। इन जीवों को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक का नाम है आर्किया और दूसरे का नाम है आर्कीबैक्टीरिया। आर्किया और आर्कीबैक्टीरिया या इसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया, इनके जीवाणु। तो जीवाणुओं को देखो आर्किया या आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ये सब ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर देखो बात करते हैं कि मोनोरो जगत में क्या क्या आता है, तो मैं पेन चेंज के बता देता हूँ, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। मोनोरो जगत में देखो एक तो आता है जीवाणु, मोनोरो जगत में कौन आता है, तो मोनोरो जगत में आता है जीवाणु आता है, और कौन आता है, तो मोनोरो जगत में नील हरित शैवाल ये भी मोनोरो जगत के हैं, और माइकोप्लाज्मा ये भी कौन किस में आते हैं, मोनोरो जगत में। मोनोरो जगत के अंदर एक कोशिकीय जीव आते हैं जिसके अंदर केंद्र के भी अभाव होता है, केंद्र क्या होता है नहीं पाया जाता है। अब देखो कवक की बात करते हैं, तो कवक मोनोरो जगत में नहीं आता है, ये आता है प्रोस्टिटा जगत में। किसमें आता है, प्रोस्टिटा जगत में शामिल है कवक, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। इनकी विषाणुओं का जगत कौन सा है, प्रोस्टिटा, मोनोरो, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। देखो अपने पढ़ा वी टेकर का पंचजगत सिद्धांत पढ़ा, इसका नाम ऐसे भी लिखा था वी टेकर। तो वी टेकर का पंचजगत सिद्धांत पढ़ा, इसमें पूछा गया है कि विषाणु इनके 5 जगत में से कौन सी जगत में आएगा, क्या प्रोस्टिटा में आएगा, मोनोरो में आएगा, प्रोटोजोआ में आएगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बात करते हैं साथियों, विषाणु का मतलब होता है वायरस। बात करते हैं वायरस की, तो वायरस साथियों एक ऐसा जीव है जो सजीव और निर्जीव, सजीव तथा निर्जीव, सजीव तथा निर्जीव के बीच कड़ी का काम करता है। कैसी कड़ी का, योजक कड़ी का काम करता है। कौन सी कड़ी का काम करता है, योजक कड़ी का काम करता है, इसलिए इसको किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ सही उत्तर है कि इसको किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया, तो सही उत्तर इसका डी। देखिए इसकी बात करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। तो लिखा है कि वायरस या विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? बिना संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, जिनमें प्रोटीन का आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। वायरस जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीव के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं। इसलिए इन्हें सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस को जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि ये देखो, सजीवों के शरीर में पहुंचने के बाद कैसा गुण दर्शाएंगे? सजीवों के जैसा, बल्कि बाहर सामान्य कैसा इसका व्यवहार होता है? निर्जीव जैसा होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी, और इनको किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर आज का 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। इनमें से इसमें किसे शामिल किया जाता है? कोशिका का जो जीवित अंश होता है उसे बोलते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में क्या होता है? जीव द्रव्य में केवल कोशिका केंद्र होता है, केवल केंद्रक द्रव्य होता है, या कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों होते हैं, या कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग हो गए। आपको बताना है कि जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उस जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है। तो यहाँ देखिए बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन नंबर 6 की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी। केवल केंद्रक द्रव्य होता है उसे बोलते हैं जीव द्रव्य। ओनली फॉर केंद्रक द्रव्य को क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य को बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, मैंने क्या बताया था यहाँ पर, सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर राइट है, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही उत्तर है 6 नंबर का, कि जीव द्रव्य में जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। इसमें कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा कोशिका उपस्थित होती है और अन्य अंग भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो जीव द्रव्य के अंदर क्या आते हैं? तो जीव द्रव्य में कोशिका द्रव इनकी साइटोप्लाज्म में आता है, केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में आता है, और कोशिका द्रव इनकी कोशिका के ऑर्गन जो अन्य अंग है वो भी शामिल होते हैं। आगे देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। कौन सा कोशिकांग ऊर्जा घर कहलाएगा? इनके इसमें से राइबोसोम को ऊर्जा घर कहते हैं क्या? पावर हाउस, ऊर्जा घर को बोलते हैं इंग्लिश में पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या? गोल्जी काय को कहते हैं क्या? या लाइसोसोम को कहते हैं? तो 7 नंबर में देखो, कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर या पावर हाउस, एक ही बात है, ध्यान रखें। तो कोशिका का पावर हाउस होता है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं, बिजली घर कहते हैं, बिजली घर। ठीक है, तो आपको पूछे कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो सही उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसकी व्याख्या करें। तो व्याख्या में लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो विभिन्न आकृतियों जैसे सूत्र, छड़ और गोलक के रूप में पाया जाता है। इसमें ग्लूकोज के अणु से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इनमें से 34 अणु माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। यानी कि देखो अपन ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज से में मिलता है 36 एटीपी, ग्लूकोज से मिलता है 36 एटीपी। इसमें से 36 एटीपी में से 34 एटीपी के जो अणु हैं वो कहाँ बनते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर इनकी पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती या आत्महत्या या सुसाइड बैग कहते हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाता है? आत्मघाती थैली, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाएगा? तो ऑप्शन है आपके सामने राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम या गोल्जी काय। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं आत्मघाती थैली की, तो इसका राइट आंसर रहेगा लाइसोसोम। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं अपने सामने कि कोशिकीय उपापचय में व्यवधान उत्पन्न होने पर अथवा कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाते हैं।
इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम अपनी कोशिका का पाचन कर देते हैं और यह घटना आत्मलय इनकी ऑटोलाइसिस कहलाती है। इसके फलस्वरूप कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। तो आपको पूछे कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। क्योंकि जब लाइसोसोम की थैली है जैसे फट जाएगा, लाइसोसोम फटेगा तो ये खुद की कोशिका को ही खा जाएगा, कि खुद की जो सेल है उसको पूरे को ये क्या करेगा? खा जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, यकृत कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका या मांसपेशीय कोशिका। कौन सी कोशिका में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी कोशिका है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है? तो यहाँ पर आपके सामने सही आंसर रहेगा इसका, वो है ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देख इसकी व्याख्या करते हैं। तो स्तनधारियों को विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि स्तनधारी जीव जो मैमल्स है, इस मैमल्स के जो लाल रक्त कोशिका होती है, इनकी आरबीसी होती है। इस आरबीसी के अंदर एक तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और एक केंद्रक नहीं होता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती है तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। इनकी लाल रक्त कोशिकाएं क्या काम करती है? तो आरबीसी में होता है, देखिए साथियों बात करते हैं आरबीसी। तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? आरबीसी में होता है हमारे शरीर का बनता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ये हीमोग्लोबिन काम करता है O2 का परिवहन और CO2 का परिवहन, यानी कि दोनों गैसों को लाना और ले जाने का काम करता है। तो हमारे शरीर में आरबीसी है, इस आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। इसमें एक वर्णक होता है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण O2 और CO2 का क्या होता है? परिवहन होता है। तो आपको पूछे O2 और CO2 गैस का परिवहन कौन सी कोशिका करती है? तो लाल रक्त कोशिका करती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए पाया जाता है किस कोशिकांग के अंदर? एक तो पाया जाता है केंद्रक में, केंद्रक के अलावा गोल्जी काय में, लाइसोसोम में, तार्क काय में या माइटोकॉन्ड्रिया में? कौन से अंग के अंदर है डीएनए पाया जाता है? तो यहां बात करते हैं तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। देखिए बात करते हैं साथियों डीएनए की। तो डीएनए का पूरा नाम आता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। यह एक अनुवांशिकी पदार्थ है। ये कैसा है? तो जेनेटिक मटेरियल से अनुवांशिकी पदार्थ है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतान में हस्तांतरित करता है, यानी कि माता पिता के गुणों को उसकी संतान में भेजने का काम करता है, उसे बोलते हैं डीएनए। डीएनए जंतु तथा पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पादपों एवं शैवालों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है डीएनए कहाँ कहाँ होता है? तो एक तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। एक आपका जो डीएनए कौन से अंग में पाया जाएगा? डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो पादप के अंदर आप बात करते हैं पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट की, तो पादपों के पर्णहरित में भी डीएनए पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सवाल था। तो इसके राइट आंसर रहेंगे ये। क्वेश्चन है 11 नंबर के गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? इनकी क्या चीज बदल के गुणसूत्र बनते हैं? क्रोमेटिन धागे बदल करके, डीएनए बदल करके, आरएनए बदल करके या जीन बदल करके? क्या चीज बदलती है और गुणसूत्र का निर्माण होता है? तो यहाँ देखिए बात करते हैं अपन साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की। तो गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र बनते हैं क्रोमेटिन धागे से। किससे बनते हैं? क्रोमेटिन धागों के बदलने से क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। तो यहाँ पर आपका ये सवाल था कि किसके निर्माण से गुणसूत्रों का निर्माण होता है?
तो क्रोमोटिन धागे हैं, इसमें परिवर्तन होता है और डीएनए का इसका निर्माण होता है अपने किसका, क्रोमोटिन धागे बदल करके गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। देखिए बात करते हैं क्रोमेटिन धागे केंद्रक में एक जाल जैसा संरचना होती है जो न्यूक्लिक प्रोटीन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे मोटे हो जाते हैं। क्रोमेटिन धागों के इस परिवर्तन के फलस्वरूप गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन से निर्मित होता है। डीएनए की क्रियात्मक भाग को जीन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, साथियों ध्यान रखें। आपको पूछे डीएनए का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है, तो डीएनए का क्रियात्मक भाग कहलाता है जीन। क्या कहलाता है, जीन। आपको पूछे कि गुणसूत्र, इनकी जो क्रोमेटिन धागा है, जो गुणसूत्र है किसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन के। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो गुणसूत्रों में साथियों पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 कि जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिंग, ल्यूवेनहॉक। तो देखिए बात करते हैं गुणसूत्र की खोज की, जीवाणु की खोज की, तो जीवाणु की खोज करने वाले हैं ल्यूवेनहॉक। कौन है, ल्यूवेनहॉक। तो देखिए बात करते हैं जीवाणु के खोज एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीविकी का पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किया जाता है। जीवाणु केंद्रक विहीन तथा एक कोशी के जीव है जो मृदा, जल, रेडियो सक्रिय कचरे आदि के स्थानों पर पाए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों। आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, तब आपको साथियों ध्यान नाम बताना है ध्यान से, वो है ल्यूवेनहॉक। कौन है, ल्यूवेनहॉक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने खोज की थी जीवाणु की, किसकी, बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी, माइक्रोबैक्टीरिया, जीवाणु की खोज की थी। तो ध्यान रखना, जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है, साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस। तपेदिक रोग किसके कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है तपेदिक रोग साथियों बात करते हैं इसकी, तो ये होता है आपके माइक्रोबैक्टीरियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी के इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए बात करते हैं तपेदिक रोग, इसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। हिंदी में नाम है तपेदिक, इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, और अपनी भाषा में उसको नाम कहते हैं टीबी या क्षय रोग। ये एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों। आपको बताए पूछे कोई भी तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, तो ध्यान से समझना। मैं यहाँ थोड़ा इसको अलग अलग से लिखता हूँ, बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु। तो यहाँ लिख रहा हूं, मैं वापस नाम लिख रहा हूं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ध्यान रखना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु है, इससे कौन सी बीमारी होती है, तो ये होता है टीबी रोग का जीवाणु। इनकी टीबी या क्षय रोग इस जीवाणु के कारण होता है। फिर आता है सामान्यतः तपेदिक से प्रभावित व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित होते हैं और तपेदिक के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक इनके एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, टीबी कौन सी बीमारी है, तो टीबी है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है
जीवाणु से होना रोग है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14 आगे सामने 14वां सवाल आज का है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किस किए जाते हैं? कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या आवर्त बीजों से? एंटीबायोटिक किससे प्राप्त करते हैं? तो देखिए साथियों, बात करते हैं एंटीबायोटिक, तो यह तो आपके कवक से मिलता है। किससे मिलता है? कवक से। देखिए बात करते हैं एंटीबायोटिक, तो हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक, या एंटीबायोटिक इंग्लिश शब्द है। एक ऐसा पदार्थ जो या यौगिक होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है अतः उनकी वृद्धि को रोकता है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सा क्या चीज काम आती है? तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एक पदार्थ या यौगिक काम आता है जिसका नाम है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, और ये मिलता है कवकों से। कहां से मिलता है? कवकों से। आज का 15वां सवाल है कि मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है? राइबोजियम, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एनाबिना। तो आपको बताना है मृदा में धान उत्पादन को बढ़ावा देने वाला मुक्त जीवी है, उसका नाम है एनाबिना। क्या नाम है? एनाबिना। देख इसकी बात करते हैं। एनाबिना साइनोबैक्टीरिया संघ का एक स्वपोषी जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पादपों को पोषण प्रदान करता है। इसका उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजेशन के रूप में किया जाता है। यानी आपको ध्यान रखना है एनाबिना क्या है? तो एक साइनोबैक्टीरिया संघ का स्वपोषी है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बहुत योगदान प्राप्त करता है। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। इस क्लास के अंदर अपने साइंस के कुल 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को अब लाइक करना तथा इस क्लास के लिंक को अपने सभी साथियों तक शेयर करना ताकि अधिक से अधिक क्लास अपने विद्यार्थियों पहुंचे। और आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को प्रेस कर देना ताकि यहाँ से जैसी क्लास अपलोड या लाइव चलती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथियों, आने वाले समय में इस क्लास को अपन रात को 8:30 बजे डेली लाइव लेने वाले हैं, तो आप लाइव जुड़ सकते हैं। और क्लास का लिंक PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ आपको अन्य संबंधित इन लेटेस्ट टॉपिक संबंधित जो भी वीडियोज वगैरह है, इस वीडियो के अंत में जो प्लेलिस्ट आपके सामने आई है वहां से आप देख सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास लेके आएंगे आपके सामने लाइव। तो अभी देते हैं इस क्लास का विराम। जय हिंद, जय भारत।